वन टू गो एयरलाइंस की फ्लाइट 269 इस वक्त जमीन से सिर्फ कुछ ही फीट ऊपर है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। कैप्टन, स्पीड कम हो रही है, पावर बढ़ाओ। फर्स्ट ऑफिसर, थ्रॉटल मैक्स कर दिया है मगर कंट्रोल नहीं हो रहा। प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और अंदर बैठे 123 पैसेंजर्स अपनी जान की दुआ मांग रहे हैं। क्या ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाएगा या ये भी एक भयानक हादसे में बदल जाएगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं बल्कि उन गलतियों की है जिसने इस फ्लाइट को एक टिकिंग बॉम्ब बना दिया। डॉन मुअंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर का वक्त है। एमसी डोनाल्ड डगलस MD 82 के कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और कैप्टन प्री फ्लाइट चेकलिस्ट वेरीफाई कर रहे हैं। कैप्टन, फ्यूल एडिक्वेट है, वेदर थोड़ा खराब हो सकता है मगर मैनेजेबल है। फर्स्ट ऑफिसर, अंडरस्टूड सर, इंस्ट्रूमेंट्स चेक। दोपहर करीब 2:30 बजे फ्लाइट 269 स्मूथली टेक ऑफ करती है। अब प्लेन 32,000 फीट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर है और तेजी से फुकेत, थाईलैंड के फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो 1 घंटे 20 मिनट की एक छोटी सी जर्नी होने वाली है। प्लेन में सब कुछ सही है मगर वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक फुकेत के पास मौसम तेजी से खराब हो रहा है। ATC के द्वारा थंडरस्टॉर्म्स, तेज बारिश और विंड शीर की वार्निंग्स दी जा चुकी हैं। असल में विंड शीर एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हवा की दिशा या गति अचानक से बदल जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, मान लीजिए कि हवा एकदम स्टेडी फ्लो हो रही है। ऐसे में प्लेन उसी के मुताबिक अपनी स्पीड और डायरेक्शन सेट करता है, लेकिन फिर अचानक हवा की दिशा बदल जाती है या फिर उसकी गति तेज या धीमी हो जाती है। इससे प्लेन की स्पीड पर असर पड़ता है। अगर हवा अचानक धीमी हो जाए तो प्लेन की लिफ्ट जो उसे हवा में बनाए रखती है वो कम हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। खासकर लैंडिंग या टेक ऑफ के समय मार्जिन्स बहुत कम होते हैं और एक गलत डिसीजन सीरियस हादसे का कारण बन सकता है। ATC से लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट लो, हमें डिसेंट प्लान करना होगा। विंड 270 पर है मगर रेन विजिबिलिटी को कम कर रही है। फ्लाइट डेटा दिखाता है कि प्लेन बिल्कुल प्लान के हिसाब से उड़ रहा है, मगर जैसे ही प्लेन फुकेत अप्रोच करता है मौसम और बिगड़ने लगता है। तेज बारिश और हवा की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 4 किलोमीटर रह गई है। कैप्टन, विजिबिलिटी लो हो सकती है, लैंडिंग में ध्यान देना होगा। फर्स्ट ऑफिसर, विंड्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, एक्स्ट्रा फ्यूल है, जरूरत पड़ी तो होल्ड कर लेंगे। ऐसे मुश्किल हालातों में होल्डिंग पैटर्न में जाना ही सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ताकि मौसम थोड़ा ठीक होने के बाद आराम से लैंडिंग की जा सके। और फाइनली प्लेन फुकेत के पास अप्रोच करना शुरू करता है। लोकल वेदर अपडेट से पता चलता है कि रनवे पर पानी जमा है और तेज हवाएं चल रही है। इसी बीच ATC प्लेन को रनवे 27 पर ILS अप्रोच के लिए क्लियरेंस दे देता है, मगर हैवी रेन और गस्टी विंड्स ने विजिबिलिटी और कंट्रोल दोनों को मुश्किल बना दिया है। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स को कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन कॉकपिट में टेंशन बढ़ रही है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ILS अप्रोच के लिए प्लेन को अलाइन कर रहे हैं, मगर विंड शीर के खतरे ने टेंशन बढ़ा दी है। अब जैसे ही प्लेन 1500 फीट पर डिसेंड करता है तो फर्स्ट ऑफिसर ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट करके प्लेन को मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर, कंट्रोल मिल नहीं रहा, हवा का झोंका बहुत तेज है। कैप्टन, गियर डाउन करो और फ्लैप सेट करो, प्लेन को स्टेबलाइज करना होगा। फर्स्ट ऑफिसर, फ्लैप्स 40 मगर थ्रस्ट सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ऑटो थ्रॉटल लैग कर रहा है।
चूंकि ऑटो पायलट को पहले ही डिस्कनेक्ट किया जा चुका है, इसलिए प्लेन को अब मैनुअली कंट्रोल किया जा रहा है। तभी अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग सिस्टम की आवाज आती है, Don't sink, don't sink, don't sink. कैप्टन। विंडशील्ड वार्निंग पर ध्यान दो। ऐसे में कैप्टन जल्दी से गो अराउंड कमांड देते हैं। कैप्टन, गो अराउंड, फुल पावर, फ्लैप्स 15। फर्स्ट ऑफिसर थ्रस्ट लीवर्स को आगे पुश करते हैं, मगर थ्रॉटल सिस्टम सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। प्लेन मुश्किल से हल्का सा ऊपर उठता है, मगर तभी एक और वार्निंग गूंजती है। Sink rate. Pull up. Pull up. और प्लेन रनवे के राइट साइड की तरफ तेजी से नीचे गिरने लगता है। कॉकपिट की हर वार्निंग इस बात का इशारा कर रही है कि अब हालात पायलट्स के हाथों से निकल चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात बने ही क्यों? क्या ये सिर्फ खराब मौसम का असर था, या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी थी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। पर उससे पहले मैं एक दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, जो हर वीडियो में मुझसे पूछा जाता है। सवाल है कि मैं ये वीडियोस बनाने के लिए कौन सा माइक यूज करता हूं। देखिए, अगर आप भी मेरी तरह हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स यूज करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं खुद ये एविएशन वीडियोस बनाने के लिए इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का यूज करता हूं। इनफैक्ट अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये भी बिग पासपोर्ट के कंडेंसर यूएसबी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मैं अपने टीम मेंबर से ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी काफी समय से बिग पासपोर्ट के हेडफोन्स यूज कर रहा हूं। एंड बिलीव मी गाइस, बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और रिलायबल हैं, और इनका प्राइस भी काफी रीजनेबल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करें। हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स के अलावा ये वेबकैम्स और मॉनिटर स्टैंड भी सेल करते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर, और समय में थोड़ा पीछे जाकर ये जानते हैं कि आखिर फ्लाइट 269 इस मुसीबत में कैसे फंसी, और क्या इस घटना के तार एयरलाइन से जुड़े हुए हैं। असल में वन2गो एयरलाइंस एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी, जो बैंकॉक के डॉन मुइंग एयरपोर्ट से ऑपरेट करती थी। इस एयरलाइन की पेरेंट कंपनी ओरिएंट थाई एयरलाइंस थी। ये दोनों कंपनियां ना सिर्फ अपना ऑपरेशन सेंटर शेयर करती थी, बल्कि एक जैसी कमजोर सेफ्टी कल्चर का हिस्सा भी थी। दरअसल इस एयरलाइन में शुरुआत से ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, और पायलट्स को लो पे और खराब वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता था। 2003 में शुरू हुई इस एयरलाइन ने जल्दी ही नाम तो कमाया, मगर कंप्लेंट्स भी बढ़ने लगी। पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि मैनेजमेंट उन्हें खराब टेक्निकल कंडीशन वाले प्लेन्स उड़ाने के लिए फोर्स करता था, और पैसे बचाने के लिए सेफ्टी को बार बार कॉम्प्रोमाइज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इस एयरलाइन के द्वारा पायलट्स को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट से ज्यादा उड़ाने के लिए कैश इंसेंटिव्स दिए जाते थे, और रेस्ट पीरियड्स को इग्नोर करना यहां आम बात थी। इसके साथ ही एयरलाइन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी प्रायोरिटी नहीं देता था। इनके सिमुलेटर्स आउटडेटेड थे, और सीआरएम ट्रेनिंग कई सालों से नहीं हुई थी। कुल मिलाकर ये एयरलाइन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी थी, और इसके सेफ्टी कल्चर की इसी लापरवाही की कीमत आज फ्लाइट 269 को चुकानी पड़ रही है। असल में इस फ्लाइट के कैप्टन आरिफ मुलियादी 57 साल के एक इंडोनेशियन नागरिक हैं, जिनके पास 16,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस तो है, और ये एयरफोर्स में भी सर्विस कर चुके हैं। लेकिन स्ट्रेस सिचुएशंस में इनकी डिसीजन मेकिंग कमजोर मानी जाती है। साथ ही इनका आखिरी सीआरएम ट्रेनिंग कोर्स 2001 में हुआ था, यानी आज 16 सितंबर 2007 से 6 साल पहले। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर मोंथरिका मुलराथा नाचाए 30 साल के थाई पायलट हैं, जिनके पास सिर्फ 1500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है, और सीआरएम ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये भी क्रिटिकल डिसीजंस लेने में कमजोर हैं। ऊपर से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ही थके हुए हैं, क्योंकि इस महीने इन्होंने ड्यूटी टाइम लिमिट से बहुत ज्यादा काम किया है। इसलिए फटीग और स्ट्रेस भी इस फ्लाइट के मौजूदा हालातों का एक अहम रीजन है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्लेन इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। कैप्टन, स्पीड गिर रही है, पावर बढ़ाओ। फर्स्ट ऑफिसर, थ्रॉटल फुल कर दिया है, मगर विंड गस्ट प्लेन को पुश कर रहे हैं।
प्लेन अब ग्राउंड से सिर्फ 100 फीट ऊपर है। ऐसे में कैप्टन तेजी से डिसीजन लेते हैं। गो अराउंड, फ्लैप्स 15, पावर मैक्स करो। फर्स्ट ऑफिसर थ्रस्ट लीवर को पुश करते हैं, मगर ऑटो थ्रॉटल सिस्टम सही से रिएक्ट नहीं करता। प्लेन थोड़ा सा ऊपर उठता है, मगर तभी एक और वार्निंग आती है, सिंक रेट पुल अप। फर्स्ट ऑफिसर तेजी से कमांड्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर, लैंडिंग गियर अप। कैप्टन, हेडसेट करो, फ्लैप्स मेंटेन रखो। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ही थ्रस्ट लीवर्स और कंट्रोल्स को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और प्लेन अनस्टेबल डिसेंट रेट पर है, जिसकी स्पीड बेहद लो हो चुकी है। प्लेन अब रनवे थ्रेशोल्ड से गुजरकर राइट साइड की तरफ ग्रास एरिया की ओर बढ़ रहा है। कैप्टन, थ्रस्ट बढ़ाओ, नीचे मत जाने दो। तभी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की आवाज आखिरी बार गूंजती है। Pull up, pull up, pull up. मामले की गंभीरता को समझते हुए नीचे रेस्क्यू व्हीकल्स पहले ही तैयार खड़े हैं। अभी पायलट्स प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी कॉकपिट में एक बेहद तेज झटका महसूस होता है और फ्लाइट 269 रनवे के राइट साइड में मौजूद ग्रासी एम्बैंकमेंट में क्रैश हो जाती है। टकराव होते ही तेज इंपैक्ट की वजह से प्लेन का राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है और फ्यूल टैंक्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन आग की लपटों में घिर जाता है। कॉकपिट पूरी तरह क्रश हो चुका है और पीछे कैबिन से चीखों की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े रनवे से दूर घास के मैदान में फैले हुए हैं। एयरपोर्ट पर तैनात रेस्क्यू व्हीकल्स और फायर ट्रक्स तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं, मगर उन्हें रैकेज तक पहुंचने में दिक्कत होती है। असल में रनवे और क्रैश साइट के बीच एक गहरा गड्ढा है जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में बाधा डाल रहा है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चारों तरफ फैले हुए फ्यूल ने आग को बेकाबू कर दिया है। कुछ पैसेंजर्स खिड़कियों और एग्जिट से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। साथ ही लेफ्ट साइड ओवरविंग एग्जिट से कुछ लोग घिसटते हुए बाहर निकलते हैं। हालात हाथ से निकलते देख रेस्क्यू वर्कर्स को पास के शहर से मदद मांगनी पड़ती है, मगर कोऑर्डिनेशन की कमी और खराब प्लानिंग की वजह से रेस्क्यू का काफी सारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है। आखिरकार काफी देर बाद आग पर काबू पाया जाता है तो हालात दर्दनाक होते हैं। प्लेन में मौजूद 130 लोगों में से 85 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिसमें कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर भी शामिल हैं। बाकी जो बचे वो सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। एक चीज तो साफ थी कि फुकेत एयरपोर्ट के पास क्रैश ऑन साइट इमरजेंसीज को हैंडल करने की कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं थी। इस हादसे ने सिर्फ पैसेंजर्स की जिंदगी ही नहीं छीनी, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झंझोर कर रख दिया। अब सामने सबसे पहला सवाल ये था कि हादसा कैसे हुआ और क्या ये रोका जा सकता था। क्रैश के तुरंत बाद थाई एविएशन अथॉरिटी और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हादसे की जांच शुरू करते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चलता है कि क्रैश से ठीक पहले प्लेन का डिसेंट रेट काफी तेज था और थ्रस्ट लीवर्स आइडल मोड में थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिवील किया कि फाइनल मोमेंट्स में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ था। साथ ही फर्स्ट ऑफिसर ने थ्रस्ट लीवर्स मैनुअली इंक्रीज किए थे, मगर टोगा यानी टेक ऑफ गो अराउंड बटन नहीं दबाया। टोगा बटन दबाने पर ऑटो थ्रॉटल सिस्टम खुद ब खुद मैक्सिमम थ्रस्ट देता है और एयरक्राफ्ट को जल्दी से ऊपर उठाने में मदद करता है। यानी जब थ्रस्ट बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी था, ऑटो थ्रॉटल ने उल्टा थ्रस्ट कम कर दिया, क्योंकि सिस्टम को लगा कि प्लेन लैंडिंग करने वाला है। इस वजह से एयरक्राफ्ट की स्पीड और भी गिर गई और पायलट्स के पास कंट्रोल करने का समय नहीं बचा। इसके अलावा दोनों पायलट्स ने पिछले महीने में अलाउड ड्यूटी टाइम लिमिट से ज्यादा काम किया था, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अफेक्ट हुई। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स ने एयरलाइन की इंटरनल पॉलिसीज और सेफ्टी कल्चर को भी जांचा और इसमें जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल एयरलाइन ने इन्वेस्टिगेशंस को दिए गए पायलट ड्यूटी लॉग्स में छेड़छाड़ की थी ताकि फटीग को छिपाया जा सके।
इस तरह इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं बल्कि एयरलाइन के सिस्टमैटिक फेलियर्स का नतीजा थी। दूसरी तरफ वन2गो एयरलाइंस को यूरोपियन यूनियन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और 2010 में इसे ओरिएंट थाई एयरलाइंस में मर्ज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ कहा कि अगर पायलट्स को पर्याप्त आराम मिला होता तो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते और एयरलाइन सेफ्टी कल्चर को प्रायोरिटी देती तो यह हादसा टाला जा सकता था। मगर यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक था। इस हादसे के सर्वाइवर्स और पीड़ित के परिवार आज भी इस दिन को भूल नहीं पाए हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एविएशन इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट न्यूज और एयर क्रैश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।